Hello and namaskar friends, back again, one more session. Now this time it is biotechnology principle and processes. Myself Shinde Yame, most of you know me, but I can see in the subscriber list now many new names are there which are brand new, absolutely new for me. So for those, so we are in this chapter for PYQ, NEET and EAMS. PYQ, that is previous year questions. So in this sessions we are completing previous year questions asked in EAMS and NEET like exam since 2011. Is last 9 years exam. I'm covering all the questions. Okay, so today's chapter it is biotechnology principle and processes. So let us start it. Welcome back. So after this opener and all that, let us move for the chapter. But point is that before you start this session, please go through the chapter very carefully, very neatly. Okay, if you are not read the content from NCERT, then I don't think that this session is made for you. This session is made for only those who have read the chapter from NCERT carefully, very carefully. For them and them only this content is useful, plenty of useful. Okay, so without wasting any more time, let us start this session. Here we go. So the very first question is on your screen. So before I start, let me pick up the pen with the right color, because now today's background is a bit odd. Okay. So first question you can see here. I hope everything is fine. Yes, it is. So let us start. The principles of biotechnology. तो इसमें का फर्स्ट पार्ट है ये principles of biotechnology and tools. So first question, DNA fragments separated on an agarose gel can be visualized after staining with. So this part comes under the exact procedure or protocol of the rDNA technology. तो इसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट हम एगारोस जेल पे सेपरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको उन्हें देखने के लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है. तो वहाँ पर कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर एसिटोकार्माइन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड एंड ब्रोमोफिनॉल ब्लू. सो यू मस्ट नो दिस एसिटोकार्माइन, इट इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस मियोसिस के स्लाइड बनाते समय यूज किया जाने वाला स्टेन है एसिटोकार्माइन. एनिलीन ब्लू ये जो है ये एक टिपिकल स्टेन है जो खास कर हम कह सकते हैं कि कोलेजन फाइबर को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, और चाहे तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स, सो दैट कोलेजन फाइबर्स आई होप यू नो कनेक्टिव टिश्यू में जो पाए जाते हैं. देन इथिडियम ब्रोमाइड इज द राइट आंसर विच इज यूज्ड हियर टू विजुअलाइज बाय स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड. ब्राइट ऑरेंज कलर DNA fragment can be seen over that agarose gel electrodes. Okay, then bromophenol blue, it is not a stain at all, rather it is a dye. डाई समझते हैं आप कलर देने के लिए, लेकिन स्टेन अलग होता है और डाई अलग होता है. डाई या फिर हम आप इसको इंडिकेटर के तौर पर भी बोल सकते हैं, जैसे फिनोल्फ्थेलिन वगैरह है, तो इस तरीके से इंडिकेटर या डाई करके इसका यूज होता है. सो राइट आंसर RDT में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए फ्रैगमेंट जब अगेरोस जेल इलेक्ट्रोड्स पे अगेरोस जेल पर इनको सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो उन्हें देखने के लिए वहां पर इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है. सो दिस इज द राइट आंसर, इथिडियम ब्रोमाइड. सेकेंड क्वेश्चन, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज. तो एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सी है ये ढूंढने के लिए यूज किया जाता है, तो उस जीन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा जीन कि जिसके एक्सप्रेशन की वजह से हमें समझ में आता है कि कौन सी बैक्टीरियल सेल ने हमारा डिजायर्ड जीन पिकअप किया है. क्यों?
क्यों, तो हम हमारे डिजायर्ड जीन को अकेला नहीं भेज रहे, उसके साथ में हम हमारा ये एक पर्टिकुलर जीन भेज रहे कि उसके एक्सप्रेशन की वजह से समझ में आएगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर्स जो सेल होने वाला है तो उसमें हमारा डिजायर्ड जीन गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो जीन यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा जीन है कि जहां पर डिजायर्ड जीन जाने की वजह से उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन भी यूज किए जाते हैं, या फिर आप इसमें और कुछ बोल सकते हैं, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो जीन है इसका भी यूज किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर। ठीक है, आने वाले कुछ क्वेश्चन में ये कंसेप्ट और एक अच्छे से डिस्कस होने वाली है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन अगैरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए फ्रैगमेंट अगैरोस जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते समय कौन सा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है क्या। तो इसमें एक इस तरीके का ट्रे है। ठीक है, अब ट्रे के इस तरफ कुछ ऐसे छोटे छोटे वेल बोल सकते हैं आप इनको, स्मॉल कॉनकैविटीज, ऐसे नीचे को ऐसे कैविटीज है। ये ट्रे है इस तरीके का। ओके, नाउ इसमें जो है ये पूरा ट्रे में क्या बिछा दिया जाता है, टोटल इसमें क्या स्प्रेड किया जाता है, अगैरोस जेल। ठीक है, एंड नाउ इन दीज वेल डीएनए फ्रैगमेंट्स आर एडेड हियर। तो इन वेल्स में किया जाता है कि डीएनए, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 से यहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 2 से इधर, क्रोमोसोम नंबर 3 से इधर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग क्रोमोसोम के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये टुकड़ों की साइज अलग अलग है, अब इनको क्या करना है, इनकी साइज के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करना है। ठीक है, हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो डीएनए जो है फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है। सो डीएनए इट इज ओरिजिनली निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस साइड पे इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं और इस साइड पे निगेटिव इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं। गॉट इट? इस साइड कौन सा अटैच किया है, पॉजिटिव। अब डीएनए चूंकि उन पर निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या बिछाया है, पूरा अगैरोस जेल बिछा दिया है। अगैरोस जेल पोरस नेचर है, मतलब अगर हम इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा आ गए। अब इनमें से जो स्पेस बचा है, ये स्पेस में से डीएनए को आगे मूव करना है, किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जो फ्रैगमेंट छोटा होगा वो फास्ट चला जाएगा और जो फ्रैगमेंट लंबा होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अगैरोस के जो पाउडर के जो पार्टिकल्स है, जेल के जो पार्टिकल्स है, उनके अंदर स्पेस बहुत कम है। तो इसके वजह से जो साइज में छोटा फ्रैगमेंट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा आगे रहेगा और जो लंबा फ्रैगमेंट रहेगा डीएनए का वो पीछे रह जाएगा। सो ये है इस चीज का क्राइटेरिया। तो अभी ऑप्शन पढ़ते हैं, स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। जितना फ्रैगमेंट छोटा रहेगा उतना फ्रैगमेंट आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, यही जवाब है। दूसरा क्या कहता है, पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू द फार्दर एंड। अब डीएनए में पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, नहीं, बेवकूफी भरी चीज है। निगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, ऐसा तो नहीं है। डीएनए निगेटिवली चार्ज और उन्हीं की मूवमेंट होती है, तो ये भी गलत हो गया। लार्जर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, जितना लंबा फ्रैगमेंट है उतना वो आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, उतना वो तो पीछे रह जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। राइट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज what is it, which of the following is not a feature of plasmid। प्लाज्मिड का कौन सा फीचर या कैरेक्टर नहीं है की बात हो रही है, नॉट है, निगेशन है। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल, सिंगल स्टैंडर्ड। सो व्हाट यू से, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड खासकर बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। राइट, सो दीज आर सच सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट, इजंट इट। तो इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के क्या है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा के तौर पर पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियोइड वाला तो है, लेकिन इन एडिशन टू दैट दीज आर एडिशनल डीएनए, circular DNAs are there. So these are double stranded. What is said here, single stranded. So this is the right answer, which is not there because question में negation है. Next question, the Taq polymerase enzyme is obtained from, look at this, Taq polymerase, name itself,
this is TAQ, that is Thermus aquaticus. Here is the first one. So stack polymerase का use कहाँ पर है? It is used in PCR, isn't it? Polymerase chain reaction. Okay, so this is in vitro cloning of DNA. DNA की क्या है ये? In vitro cloning मतलब लैब में जब हम DNA के अगर कोई सोर्स है, हमें कहीं से मिला है, तो उसकी अगर क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है और हमें उसके बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं? PCR करते हैं उसका, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसा पॉलीमरेज चाहिए विच कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, ये 100+ डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव करता है। तो इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट कैन रिमेन एक्टिव इवन एट द टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिजम्स डाई टोटली कंप्लीटली, देयर एंजाइम बिकम इनएक्टिव, डिग्रेडेड। लेकिन थर्मस एक्वाटिकस में ये खास प्रॉपर्टी है कि ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड को भी ये आराम से रह सकते हैं। तो उनका हमने डीएनए पॉलीमरेज निकाल लिया, किस लिए? उनका पीसीआर करने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में उनका क्लोनिंग, माने उनके नंबर, कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए, राइट। सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर जस्ट ब्लफ, थायोबैसिलस एंड बैसिलस सबटिलिस एंड सुडोमोनास व्हाट नॉट। ओके, सुडोमोनास फुटिडा शायद याद होगा आपको, अभी हमने कल ही देखा था इसके बारे में, ठीक है। समंदर में जब ऑयल की स्पिलिंग होती है गलती से या एक्सीडेंटली, तो उसका जो पोल्यूशन होता है उसको क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है सुडोमोनास फुटिडा, व्हाटएवर लेट इट बी। नेक्स्ट, which of the following is a restriction endonuclease? Look at the option: HIND2, protease, DNase, RNase. DNase 1 and RNase. So look at this. Protease, this is protein digesting enzyme. प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्जन करने वाला। डीएनएस जो है ये क्या करता है? डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। ओके, आरएनएस जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। सो ऑल दीज थ्री आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये तीनों कौन से हैं? हाइड्रोलाइटिक। लुक एट दिस फर्स्ट वन, HIND2। अभी HIND2 क्या है? दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच विल कट डीएनए एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस, ओके, व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe स्ट्रेन D। ओके, तो ये जो नाम बना इसका भी एक कन्वेंशन है, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से याद होगा ये, ठीक है। सो इट इज HIND2, राइट। So this was regarding the question number 6. Let me check out if everything is going fine. Yes, it is. Okay, question number 7. The cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of. तो DNA को पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करना है, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? अभी जो हमने देखा, इज इट प्रोब, सेलेक्टेबल मार्कर, लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ऑब्वियसली इट इज restriction enzyme, that is restriction endonucleases which can cut the DNA in both strand at a particular base sequence. Okay, प्रोब ये कैसे होते हैं? प्रोब हमें डीएनए में डीएनए के फ्रैगमेंट है और उसमें का कोई पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ढूंढना है, तो उसके लिए प्रोब यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यूज किया होता है। ये हो गए सेलेक्टेबल मार्कर, जो भी मैंने कहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन या फिर बीटा गैलेक्टोसाइटिस का जीन। देन लाइगेजेस, लाइगेजेस क्या होते हैं? ओकाज़की फ्रैगमेंट को सील करने वाले, उनको जोड़ने वाले लाइगेजेस होते हैं। तो ये तीनों भी नहीं है, इनका मतलब वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का है। बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ invention or discovery, better word is discovery, discovery of this restriction enzyme, cutting of DNA is made possible at a particular location, and this is the base at the rDNA technology. Question number next 8. DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called. ठीक है, तो DNA molecule to which gene of interest is integrated for cloning, तो क्लोनिंग करने के लिए जिस डीएनए मॉलिक्यूल को जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी सिंपल वन, इट इज वेक्टर। क्यों जोड़ा जाता है? वेक्टर के साथ जोड़कर ही हम डिजायर्ड जीन किसी बैक्टीरिया में या ईस्ट में उसे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही भेज दे तो क्या होगा? तो फिर उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसका रेप्लिकेशन होता रहे और जैसे वो सेल, जिस सेल में हम भेज रहे हो, वो सेल का जैसे डिवीजन होकर सेल की कॉपी नंबर बढ़ेगी, उसी के साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी हर प्रोजेनी सेल में आना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पहले एक वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि प्लाज्मिड हो सकता है या कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है, तो उसके साथ जोड़ करके हम हमारा डिजायर्ड जीन भेज देते हैं। सो इट इज नॉट टेम्पलेट, कैरियर और ट्रांसफॉर्मर, दीज आर वेरी जनरल वर्ड यूज्ड हियर। Question number next 9. Analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not in use. तो Southern hybridization बेसिकली ये नाम है Southern blotting, Southern blot, ठीक है।
ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक का इन्वेंटर था E.M. साउदर्न। दिस इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट E.M. साउदर्न, जिसने डीएनए को जो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए को जो हम सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, ये जो, और उसके ऊपर बाद में नाइट्रोसेलुलोज पेपर हम ऐड कर देते हैं, मतलब जो भी मैंने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये जो हमने ट्रे पर पूरा डीएनए को सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे फ्रैगमेंट तैयार हो गए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सबसे छोटा, फिर यहाँ थोड़ा लंबा, फिर यहाँ और लंबा ज़्यादा फ्रैगमेंट, और इधर सबसे ज़्यादा लंबा, राइट। तो इस तरीके से डीएनए के फ्रैगमेंट का क्या हो जाता है, हमने क्या किया, उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन कर लिया। अब हम इसका एक स्टैंप ले लेते हैं, किस पर, एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर, वो हम इस पर बिछा देते हैं, ठीक है, प्रेस इट हार्ड, हम इससे दबा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो डीएनए सरफेस पर सेपरेट हुए उनके कुछ पीसेस जो है वो पेपर पर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आ जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। और ये जो टेक्निक है E.M. साउदर्न ने इन्वेंट की थी, तो इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या हो गया, इट इज साउदर्न ब्लॉट और साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो क्रोमोसोमल डीएनए को साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती, इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ब्लॉटिंग होती है, ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये जो हमें नाइट्रोसेलुलोज का पेपर अब जो यहाँ पे हमें मिलने वाला है इस तरीके से, ठीक है, ये हमें ऐसा पेपर मिला, तो इस पर हम देख रहे हैं कि ये सब फ्रैगमेंट, ये लंबा, फिर ये ऐसा सबसे लंबा, ये छोटा, फिर ऐसे बड़ा, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा। इस तरीके से हमें क्या मिले हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट हमें उनके लेंथ वाइज हमें अरेंज होकर के मिल गए। हमें इसमें से एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ढूंढना है कि क्या वो इसमें है, तो हम इस पर क्या करते हैं, प्रोब डीएनए स्प्रे कर देते हैं, माने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जीन हमें ढूंढना है, क्या वो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जिस पर क्या है रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, वो हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। अब वो कहाँ रुकेगा, जहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वहीं पर रुकेगा, ठीक है। तो सब पे तो हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन उसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी जहां पर है उसी फ्रैगमेंट पे वो रुक गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इन दीज टू अमंग दीज ऑल 9 फ्रैगमेंट्स, जो मैंने 9 फ्रैगमेंट यहाँ पे बनाए, उसमें से सिर्फ ये 2 फ्रैगमेंट ऐसे कि जिन पर वो पर्टिकुलर जीन है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें हमने क्या कर दिया था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेडियोएक्टिव फास्फोरस जोड़ करके उसे स्प्रे किया था। तो जैसे ही हम इसे एक्सरे फिल्म में से शूट करेंगे तो हमें दिख जाएगा, यहाँ पर ब्लैक डॉट दिखेगा, दिस ब्लैक डॉट करस्पॉन्ड्स टू दिस फ्रैगमेंट। तो इस तरीके से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है उसका हमने इन फ्रैगमेंट के साथ क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। तो इसमें ऑटो रेडियोग्राफी भी है। क्या नहीं है इसमें, पीसीआर का कहीं नाम नहीं आ रहा। क्या हमने इसमें कहीं पर क्लोनिंग की है क्या, नहीं। तो पीसीआर जो है वो क्लोनिंग की टेक्निक है, डीएनए का कॉपी नंबर भरने की, जिसका यहाँ पर कहीं पर भी डिस्कशन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो कौन सा वेक्टर है जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट को ही क्लोन कर सकता है। नाउ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, दीज आर द ऑप्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लगभग 250 किलो बेस पेयर का डीएनए फ्रैगमेंट कैरी कर सकते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 500 किलो बेस पेयर का डीएनए फ्रैगमेंट कैच कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कॉस्मिड भी लगभग 30 से लेकर के 45 किलो बेस पेयर का फ्रैगमेंट कैरी कर सकता है, डीएनए कैरी कर सकता है। सबसे कम लेंथ का डीएनए कौन कैरी सकता है, इट इज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड इज द राइट आंसर। ओके, ये किलो बेस पर माने क्या होता है, 1000 को हम यहाँ पर किलो बोलते हैं, इट इज नॉट किलोग्राम प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू। अब डीएनए आइसोलेट जब किया जाता है, मे बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, व्हाटएवर, तो वहां पर पूरे पहले तो अगर प्लांट सेल है तो पहले हमें सेलुलेज, पेक्टिनेज, ये एंजाइम डाल करके उसका जो सेल वॉल है वो ब्रेक करना पड़ेगा। फिर प्रोटीएज वगैरह डाल करके, लाइपेज डाल करके उसमें उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करना पड़ेगा। और फिर अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज करेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब ब्रेक हो जाएंगे और पूरा हमें एक मिक्सचर मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, उसमें चिल्ड इथेनॉल डालना है। क्या डालना है इसमें, चिल्ड इथेनॉल, यानी इथिल अल्कोहल डालना है। चिल्ड जानते हैं क्या होता है आप, तो इथिल अल्कोहल। अब इथिल अल्कोहल आप सबको पता है, इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, वेयर एज
द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम जो डीएनए से बने, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो इट इज अ पोलर वन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पोलर जो है वो नॉन पोलर में कभी डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, पोलर पोलर में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑयल है, तेल है, लिपिड या कुछ ग्रीसी कंसिस्टेंसी वाला है, उसमें नमक डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये जो है इस तरीके से पोलर जो है नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। अब ये डीएनए जो अब तक साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व स्टेट में था, वो क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। अब डिसॉल्व से अनडिसॉल्व फॉर्म में आना, इसे ही हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, which then settle down at the bottom. Precipitation माने क्या, dissolve converted into undissolved and then settle down at the bottom. So options अभी इसमें जो हमने इथेनॉल ऐड किया, किस लिए किया, टू रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन, क्या प्रोटीन हटाने के लिए, टू प्रेसिपिटेट डीएनए, ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑब्वियसली इट इज precipitate the DNA. Next question, the colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to the blue colonies of non-recombinant bacteria because of, अब ये जो मैं भी कह रहा था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस, अभी देखो एक प्लाज्मिड है, ठीक है, इस प्लाज्मिड पर एक जीन है, जो जीन के थ्रू क्या बन जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, वो डिजायर्ड जीन हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे बाय यूजिंग पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब एक तो जब ये ऐसा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक्स गैल नाम का एक सब्सटेंस है, उसकी खासियत ये है कि जब भी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर तैयार करेगा। ये एक्स गैल, दिस इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट। सो एक्स गैल whenever react with beta galactosides, it produce blue color. Now when we insert such a plasmid having this gene, but in this gene our desired gene is inserted right at the position, right at the sequence of the beta galactosides. So in such a bacteria carrying such plasmid, no beta galactoside is produced, isn't it? तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या ब्लू कलर बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब जो जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिनमें इस जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो जा चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनका कलर कैसे दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इंसर्शन के वजह से यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है कि नहीं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन कैसे हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, और फिर उससे क्या बने, ट्रांसफॉर्मेंट बने या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनएक्टिवेशन की वजह से ट्रांसफॉर्मेंट माने जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हमारा डिजायर्ड जीन उसमें जा चुका है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेट ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। अरे अल्फा का तो कोई नाम ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता, दूसरे इसमें भी अल्फा कहा गया है। तीसरा क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट में इनएक्टिवेशन हो जाता है, लेकिन ठीक से डिफाइन नहीं किया है किस गैलेक्टोसाइडेज की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बिल्कुल सही बात है, जिनमें एक अच्छा खासा प्लाज्मिड गया है, मतलब जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ये जो जीन है यहाँ का बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसमें हमारा डिजायर्ड जीन अगर नहीं जाता है तो ये क्या करेगा, कंपल्सरी क्या बनाएगा, ये एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वहां पर हमने एक्स गैल तो ऐड कर दिया है, तो एक्स गैल ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर मिलेगा। तो ब्लू कलर अगर मिल रहा है तो वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, राइट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो दिस इज द ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग। तो जीनोमिक लाइब्रेरी माने क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बैक्टीरियल प्लेट्स होते हैं ये। तो इसमें क्या है, हर एक प्लेट में अलग अलग टाइप के जीन्स है, मतलब प्लेट यानी इसमें जो है पेटी प्लेट में बैक्टीरिया की कल्चर की वाली है, और उस हर एक कल्चर प्लेट में कई सारे जीन जो है उसमें क्लोन करके रखे बैक्टीरिया के अंदर।
तो हमें उसमें से पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, इसकी मैंने अभी भी बात की थी, डीएनए प्रोब्स यूज किए जाएंगे। क्या होते हैं डीएनए प्रोब? दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। Okay, so these are DNA probes. By using DNA probe, gene of interest can be filtered or easily look for, हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं by making use of these DNA probes. Next question, the figure below is the diagrammatic representation of the E. coli vector PBR322. Which one of the given option correctly identifies its certain component? So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Look at these, यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या है, कुछ क्या क्या नाम दिए है। सिर्फ मतलब डायग्राम की तरफ हमें जाने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें डिफाइन प्रॉपरली करना है। सो आई डिड नॉट टू चेंज द कलर। ओके, ORI क्या है? ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन? नो, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी के वजह से तो हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। देन ROP, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक, व्हाट नॉनसेंस, ये कहाँ जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में? ROP क्या होता है? ROP ये किस लिए है? प्लाज्मिड का जो क्या कहते हैं उससे रेप्लिकेशन होना है आगे चल के, ठीक है, तो उसके लिए लगने वाले कुछ प्रोटीन हम कह सकते हैं, प्रोटीन टेकिंग पार्ट इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, देन हाइंड 3 EcoR1, दे आर सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या ये सेलेक्टेबल मार्कर्स है? नो, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। एक है जो E. coli से निकाला है और दूसरा है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला है। लास्ट क्या है दिया ऑप्शन में? एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, विच वी कैन सी हियर। तो ये हम देख सकते हैं ऊपर के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एंटीबायोटिक, यस, दिस इज ट्रू, सो दिस लेबलिंग इज ओनली ट्रू, लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड tagged with a radioactive molecule is called, single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called, क्या कहा जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड जिससे रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल अटैच है, इट इज कॉल्ड एज प्रोब, जस्ट वी हैव सीन, इजंट इट? नेक्स्ट, which one of the following represents a palindromic sequence? So I have to place it in a proper manner so that you can easily trace it out कि इसमें का कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है? रीडिंग फ्रेम सेम रखने के बाद जो है सेम सीक्वेंस मिलेगा। अगर हम 5' to 3' ये रीडिंग फ्रेम मेंटेन करके चलते हैं तो दोनों स्ट्रैंड पे जो है हमें क्या मिलेगा? सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम GAATTC 5 to 3, 5' to 3', इधर से पढ़ते हैं GAATTC। सो फर्स्ट इटसेल्फ इज द राइट आंसर, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। CCATG, CCAA चाहिए था, यहाँ पर ये गलत है। फिर CATTAG, CA यहाँ पर फिर एक गलत हो गया, यहाँ पर T चाहिए था। तीसरे में GATACC, GAT फिर यहाँ पर ये गलत है, राइट। सो जस्ट फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई होप यू नो पैलिंड्रोम्स मतलब क्या होते हैं? फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों टाइप के रीडिंग में, मीन्स मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों स्टैंड पर जब फ्रेम रीडिंग की सेम रखी जाती है तो सेम बेस वो रीड करता है, दैट इज व्हाट पैलिंड्रोम, डीएनए पैलिंड्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो कौन से टेक्निक की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर करना पॉसिबल हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हेवियर आइसोटोप लेबलिंग, हाइब्रिड, व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन? सच अ सिंपल क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, वेरी सिंपल वन, डिड नॉट इवन डिस्कस व्हाई दिस इज द आंसर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है और उसी पर पूरा है। There is a restriction endonuclease called EcoR1. What does co part in it stand for? तो restriction endonuclease EcoR1 का co, ये जो है CO, it stands for coli, Escherichia coli, isn't it? It is the name of the species of the bacteria. E for genus, co, next two letter represent the species. Then R indicate the strain, and 1 is the order of discovery of isolation of that enzyme. Next. Question number 19. The process of separation and purification of expressed protein before marketing it is called as. Now, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इससे ज़्यादा easy question मुझे शायद ही मिलेगा. It is downstream processing.
इसका खास एक टाइटल है, लास्ट एट द वेरी लास्ट ऑफ द चैप्टर दिस पर्टिकुलर टाइटल इज देयर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब हमने ट्रांसफॉर्मेशन या पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग की कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसमें हमने देखा कि अभी सब कुछ तो तैयार हो गया, तो अब हमें उस सेल में से वो जो प्रोटीन जो हमने डिजायर्ड जीन अंदर डाला था, जैसे सपोज इंसुलिन का कर लिया, तो अब वो बैक्टीरियल सेल ने इंसुलिन बना लिया, तो अब इंसुलिन को वहाँ से सेपरेट करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा, ठीक है, बाद में उसकी मार्केटिंग होगी। तो इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? इट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नीड नॉट टू लुक एट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, दे आर जस्ट ब्लफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इन विट्रो माने लैब वाला, इन वाइवो अगर होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, तो अभी हमने कहा था इट इज पीसीआर, ठीक है, पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन में ही आया था ये पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और इसके साथ में एक दिया है आरएपीडी। व्हाट इज दिस आरएपीडी? इट इज अ रैंडम एम्प्लीफिकेशन। ये क्या है? रैंडम एम्प्लीफिकेशन है, ओके। तो यहां पर क्या किया जाता है कि डीएनए के जो सेगमेंट्स रहेंगे उनके सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें जो है क्या कह सकते हैं कि प्रोग जो होते हैं या फिर प्राइमर्स जो होते हैं वो यूज नहीं करते हैं। इनके जो प्राइमर्स होते हैं वो बिल्कुल रैंडमली होते हैं, तो रैंडम एम्प्लीफिकेशन किया जाता है इसमें पॉलीमॉर्फिक डीएनए का, ओके। पॉलीमॉर्फिक डीएनए मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। पीसीआर में जो होता है, अगर हम किसी डीएनए फ्रैगमेंट का पीसीआर कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस हमें बखूबी पता होता है। आरएपीडी में क्या होता है कि हम डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट पर कुछ रैंडमली प्राइमर्स छोड़ देते हैं और उसमें से जिनका हो गया उनका हो गया। तो इससे हम ये ढूंढ सकते हैं कि गिवन सैंपल में कौन से खासकर जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो टेक्निक है आरएपीडी, इसका भी इन विट्रो क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है पीसीआर के जैसा। आरएपीडी जस्ट लाइक पीसीआर, सिर्फ आरएपीडी में क्या होता है कि हम जो प्राइमर्स यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। तो फर्स्ट इटसेल्फ इज द राइट आंसर। नाउ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचपीएलसी, माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, अभी मैंने ईएम साउदर्न का बोला था। अब ये जब डीएनए एनालिसिस, डीएनए की ब्लॉटिंग हो गई, तो उसके बाद में जब आरएनए ब्लॉटिंग की खोज हुई तो जस्ट एनालॉजी करके इसे क्या नाम दिया गया? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नॉर्दर्न नाम का साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ साउदर्न के नाम में वो दिशा आ रही थी, तो साइंटिस्ट ने इसे एक मतलब अच्छे तरीके से इसका एक यूज किया और साउदर्न के हिसाब से इसे क्या नाम दे दिया? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। फिर बाद में आई वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या थी? ये थी प्रोटीन के एनालिसिस की। इस तरीके से डीएनए का एनालिसिस हुआ, आरएनए का हुआ, और उसी तरीके से प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनालिसिस किया जाता है, उसे कहने लगे वेस्टर्न ब्लॉट। और उसके बाद में आया ईस्टर्न ब्लॉट। ईस्टर्न ब्लॉट, ये क्या था ईस्टर्न ब्लॉटिंग? तो ये जो है प्रोटीन का जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है उसकी स्टडी करने के लिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। I hope you know what is this post translational modification a bit at least. Glycosylation or addition of some specific group or removal of some specific amino acid. तो ये ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन बनता है, तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो उसकी स्टडी करने के लिए जो ब्लॉटिंग की टेक्निक है उसे नाम दिया गया ईस्टर्न ब्लॉट। तो इस तरीके से ये 4 ब्लॉट हो गए, साउदर्न ब्लॉट फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉट फॉर आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन एंड ईस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन, बट particularly their post translational modification. Okay, so for time being, answer for this question is PCR and RAPD, no doubt. Electrophoresis and HPLC. What is HPLC? HPLC में क्या है? It is high performance liquid chromatography और high pressure liquid chromatography. तो इसमें जो है लिक्विड अंडर हाई प्रेशर पास किया जाता है। वो लिक्विड क्या है? लिक्विड में कई सारे दूसरे मिक्सचर है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर है कि जिसका हमें सेपरेशन करना है उसके कंपोनेंट का, तो तब HPLC यूज किया जाता है। और ये जो पूरा हाई प्रेशर लिक्विड है जिसमें एक मिक्सचर भी डाला गया है जिसको हमें अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करना है, तो HPLC के ये जो मिक्सचर और ये जो लिक्विड है जो हाई प्रेशर में, वो एक एब्जॉर्बेंट पे जा रहा है, तो एब्जॉर्बेंट उससे अलग अलग रेट से एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो वो HPLC की टेक्निक, माइक्रोस्कोपी यू नो वेरी वेल। सो आंसर फॉर दिस वन इट इज ऑब्वियसली PCR एंड RAPD, दैट इज इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन मेथड्स। नेक्स्ट वन, कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। देखो अभी
ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज किए गए कॉमन वेक्टर्स कौन से थे? टीडीएनए, बैकयाक, देन एक्सप्रेशन वेक्टर, देन केटीए क्लोनिंग वेक्टर. नाउ देयर इज नथिंग लाइक दिस केटीए, दिस इज रॉन्गली स्पेल्ड, इट शुड बी लैम्डा, फेक लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर. ओके, दिस इज नेम ऑफ बैक्टीरियोफेग. तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में कौन से वेक्टर का यूज किया गया? एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में जो डीएनए के फ्रैगमेंट या जीन्स है उनकी साइज काफी बड़ी थी, तो इसलिए हमें वेक्टर्स जो थे ऐसे इफिशिएंट वेक्टर्स चाहिए थे कि जो लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए टॉलरेट कर सके, मैनेज कर सके. तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 250 किलो बेस पेयर, और यैक जो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसकी तो साइज कितनी कैरी कर सकता है? ये 500 किलो बेस पेयर. ओके, सो हियर बी इज द राइट आंसर. ओके, टीडीएनए वो तो एग्रोबैक्टीरियम से आता है, तो उसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं. नेक्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय. तो डीएनए फ्रैगमेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन की वजह से तैयार हुए, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या लगेगा? पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन. ये वही आज का जो हमने जो पहला सवाल किया था, बस उसी के लगभग करीब है ये. इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इजंट इट? इलेक्ट्रोफोरेसिस थे तो हम क्या करते हैं? डीएनए के फ्रैगमेंट उनके लेंथ अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड्स फॉर. तो जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है उनके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन है. एक तो पीसीआर जो डीएनए की क्लोनिंग कर देता है, एम्प्लीफिकेशन, और दूसरा है आरएफएलपी, दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये दो मेथड किस लिए, कौन से इसमें यूज होते हैं? इट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, जिससे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी आज के डेट में तय की जा रही है. राइट, यूज्ड इन द फॉरेंसिक साइंस एज वेल. तो इसमें आरएफएलपी, वीएनटीआर का यूज किया जाता है. नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स गिने जाते हैं. यस्टरडे आई थिंक आल्सो आई हैव डिस्कस समथिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट वन, इट इज व्हिच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर. तो पीसीआर में यूज किए जाने वाला डीएनए पॉलीमरेज के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर अभी देखना होगा. इट इज यूज्ड टू लाइगेट द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन अ रेसिपिएंट सेल. इट सर्व एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. तो यहाँ पर उसे रेसिपिएंट सेल में लाइगेट करने के लिए नहीं, ये तो नहीं हो सकता पहला. दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं, वो कोई सेलेक्टेबल मार्कर का जी नहीं. आइसोलेटेड फ्रॉम, नो, हमने देखा था बैसिलस था, वो क्या नाम था उसका? थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया. लास्ट, इट रिमेन एक्टिव. यस, दिस इज फाइन. लास्ट ऑप्शन 95 डिग्री, एज आई टोल्ड यू, एट इवन एट दैट टेम्परेचर इट कैन स्टे एक्टिव, नॉट डीजनरेटेड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोपार्टिकल कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ. तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो साइज पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं और उन पर डीएनए की कोटिंग करके उन्हें फायर किया जाता है, बम्बार्डिंग की जाती है. तो वो पार्टिकल किससे बने हुए? सिल्वर, प्लैटिनम, प्लैटिनम जिंक, सिलिकॉन, प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन. यस, लास्ट इज द फाइन. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक मेथड. इस मेथड को क्या क्या कहा जाता है? बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड. ओके, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल पे कोट करके डीएनए फायर किए जाते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया वो बायोलिस्टिक और जीन गन इज सुटेबल फॉर. सो लुक एट द ऑप्शन. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नो, उसमें तो नहीं है. डिसआर्मिंग पैथोजन, ये भी नहीं. ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ प्लांट सेल, yes it is possible. Last, constructing recombinant DNA by joining with vector. Constructing recombinant DNA, no. So C option is fine. But you will enjoy this thing that in answer key D was given when this key was published. So right answer, rather it is transformation of plant cell. Okay, next one. In genetic engineering, the antibodies are used. जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबॉडीज का, सॉरी माय करेक्शन, एंटीबायोटिक्स, नॉट एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. अभी तो देखा था हमने सेलेक्टेबल मार्कर, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था. इवन इन द डायग्राम वी हैव सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. द फिगर बिलो शोज 3 steps ऑफ पीसीआर. सेलेक्ट द ऑप्शन, गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद. सो ABC,
तो ए इसमें का क्या है, लेट मी राइट ओवर दिस, ए इज डीनेचरेशन। यहाँ पर डीएनए को 95 डिग्री के करीब करके क्या करते हैं, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया, जैसे हम बी में देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऐड किए ये क्या है, यहाँ पर प्राइमर्स है, तो ये बी की स्टेप कौन सी है, एनिलिंग। यहाँ पर अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 55 to 65। और सी जो है ये कौन सी स्टेप है, ये है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना हुआ है। अब ये क्या होगा, 5' to 3' यहाँ पर इस तरीके से, और इधर से भी 5' to 3' यहाँ पर ये माइग्रेट, मतलब इसका रिप्लिकेशन चालू कर देगा ये। तो ये एक्सटेंशन वाली स्टेप। तो अभी बी को डीनेचरेशन कह रहा है, पहला ऑप्शन गलत। ए को डीनेचरेशन, लेकिन टेम्परेचर गलत दिया है, यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जो कि डीनेचरेशन के लिए 90+ चाहिए। सी को एक्सटेंशन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही। तो सी में जो होता है हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज माने टैग पॉलीमरेज होता है। ए को एनिलिंग कह रहा है, गलत। ए क्या है, एनिलिंग है क्या, नहीं, ए डीनेचरेशन है। नेक्स्ट, अगेरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड फाइंड्स यूज इन। तो सीवीड से बनाया हुआ अगेरोज पाउडर, उसका यूज कहां पर है, इट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑब्वियसली इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉट इन पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अभी हमने ये देखा था, पहले क्या है, डीनेचरेशन, फाइन। दूसरा क्या है, एनिलिंग, फाइन। और तीसरा एक्सटेंशन, सो डी इज फाइन। ओके, डीनेचरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया, फिर उस पर प्राइमर ऐड कर दिया, और फिर उस पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़वा करके उस पर टैग पॉलीमरेज और जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, एक डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था उसके 2 डीएनए बन जाएंगे, दोनों डबल स्टैंडर्ड रहेंगे, तो उसे हमने एक्सटेंशन नाम दे दिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर कौन से इक्विपमेंट है जो माइक्रोब की लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो स्लज डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन, बायोरिएक्टर, यस इट इज बायोरिएक्टर, सिंपल वन। तो ये क्या रहेगा, बायोरिएक्टर रहेगा। ठीक है, चैप्टर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये चीजें समझाने की भी जरूरत नहीं है। दैट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट, आई थिंक नीट के हिसाब से तो लास्ट है, और 10 क्वेश्चन है एम से। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिगार्डिंग गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है, एंजाइम बाइंड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, मेरे ख्याल से यही इनकरेक्ट है, क्योंकि वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, ना कि ओनली वन को। तो यही गलत हो गया, मतलब हम इधर लिखते हैं गलत, लेकिन सही जवाब, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर इनकरेक्ट। सेकंड क्या कहता है, एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। ये तो ट्रू है, बिल्कुल दोनों स्टैंड कट कर देता है। एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, यस इट आइडेंटिफाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट identified position within the DNA, this is also true. So the only false thing is option first, which is answer here. Okay, so at this point we are at the end of this NEET only. Still 10 questions are left. So let us start the next part, that is now AIMS question. Just 10 and quite simple question. So after 4 PCR cycle, how many DNA molecules are formed from one DNA template molecule? तो एक DNA का मॉलिक्यूल लेकर हमने शुरुआत की, 4 साइकिल के बाद कितना होगा, देखिए एक है, पहली साइकिल के बाद एक के बने 2, दूसरी साइकिल के बाद 2 के बने 4, तीसरी साइकिल के बाद 4 के बने 8, चौथी साइकिल के बाद 8 के बने 16. So 16 will be the right answer. Simple one. Next, Human Genome Project closely associated with the rapid development of a new area in biology called as. तो Human Genome Project के बाद या फिर उसकी जो बनना है, जो डेवलप हुआ, तो वो बायोलॉजी के किस एरिया से रिलेट करता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोजियोग्राफी, बायोसाइंस. तो लग सकता है आपको ये बायोटेक्नोलॉजी, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स.
क्योंकि इसमें जो डेटा था वो डेटा एक्सकैवेशन, डेटा में से इंपॉर्टेंट जीन्स के सीक्वेंस फाइंड आउट करना, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. Bioinformatics further has got branches like proteomics and genomics. Okay, proteomics and genomics. Now these are the areas of research, active research nowadays. Okay, so bioinformatics is the right answer. Next, identify the correct match for the given apparatus. तो ये डायग्राम में क्या बताए वाला है? This is a simple type of stir tank reactor. क्या है ये? Simple stirred reactor. ठीक है, इसकी डायग्राम दी है एनसीईआरटी में. तो ऑप्शन में जीन गन है नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर फाइन, कैरी आउट फर्मेंटेशन यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नीड नॉट टू थिंक टू मच, रेस्पिरोमीटर की तो बात ही नहीं है. नेक्स्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग. ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड. तो यहाँ पर let me see if everything is working fine. Yes it is. Gene of interest can be selected from a genomic library by using. तो जीनोमिक लाइब्रेरी में से जीन ऑफ, आई थिंक ये क्वेश्चन हुआ है हमारा. इसका सही जवाब क्या है? इट इज डीएनए प्रोब्स. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन शुडंट बी फ्रेम. ओके, बिकॉज दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया. हाँ, एक इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे कहा जा सकता है कि डायग्राम आपको सिर्फ एक ही दिया है तो क्या हर्ज है एक ही याद करने में. तो इस मेंटालिटी से अगर दिया गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरीके से कहना. सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, सो यू कैन नाउ कंपेयर जस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके नाम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी. तो यहाँ पर जो ए है, इट करस्पॉन्ड्स टू दिस इको R1. So A stands for eco R1. Then यहाँ पर जो B है, it corresponds to this BAM H1. Okay. Then C and D. यहाँ पर जो C दिखता है इधर, यहाँ पर क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है. And finally D is corresponded with this. D is corresponded with the origin of replication. So we are supposed to identify, read these things. So ABCDs are given there. So let us say D is origin, isn't it? So D अगर origin is it origin? Yes, D is origin. So option B और C का कोई चांस नहीं बनता, either A और D. ठीक है, अभी C का दोनों में एम्पिसिलिन है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है. अब B का देखते हैं, B इको R1 है या बाम H1 है? B इको R1 है या बाम H1 है? B है बाम H1, राइट. तो D इज द राइट आंसर. सो यू माइट हैव गॉट दिस पॉइंट दैट हाउ केयरफुली, हाउ नीड you have to study and memorize the things. Even you have to memorize this diagram. ये डायग्राम, ये इसका सीक्वेंस, आपको लेबलिंग बहुत अच्छे से याद रखनी होगी. ओके, next, which one of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about middle by some particular restriction enzyme. तो यहाँ पर फिर एक बार वही चीज़, हमें इसको ठीक से अरेंज करना होगा. It is not that much difficult. So like this, let me put one below the other so that it become easy. Okay, and here it is. Now they are fine. तो अभी हमें इसमें से देखना होगा कि बिल्कुल पैलिंड्रोमिक चाहिए, मतलब उसका रीडिंग फ्रेम जो है वो बिल्कुल साथ साथ रहे. तो CG है क्या ये? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि इसका रीडिंग फ्रेम इस तरीके से जाते हैं तो सेम नहीं आता है. ये क्या है? GATATG क्या है ये? GAT नहीं, दूसरा भी नहीं है. तीसरा GAA, ये TTC, यस, C इज द आंसर. चौथा क्या है? CAC क्या है? CAC है क्या? नहीं है. इधर CAC है क्या? नहीं है. सो D कैनॉट बी आंसर, B कैनॉट बी आंसर, A कैनॉट बी आंसर, ओनली C इज द राइट आंसर. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढना है सिर्फ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर. तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट माने इनकरेक्ट माने फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट. ऑन ORI, it should be not on, it should be ORI. That is, origin is a sequence responsible for controlling copy number of the linked DNA. Yes,
ओरिजिन मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो वो कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि कितने बार उसका रेप्लिकेशन होगा. सो दिस इज ट्रू, नथिंग रॉन्ग इन दिस वन. सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. तो सेलेक्टेबल मार्कर किसकी ग्रोथ करवाता है, ट्रांसफॉर्मेंट की या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की? ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेंट की. ठीक है, सो दिस इज द फॉल्स वन. Third, in order to link the alien DNA, vector needs to have single recognition site for the commonly used restriction enzyme. Yes, it is true. अगर एक से ज़्यादा recognition site हो गए तो उस वेक्टर के एक दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे और वो फिर ठीक से जुड़ नहीं पाएगा. So preferably it should have single restriction target site. Last, तो ये तीसरा भी ट्रू हो गया. चौथा, ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. This is also true. तो यहाँ पर जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस दी थी ट्रांसफॉर्मेंट की, एक तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली, और उसके पहले की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली है. तो हमें जो एलियन डीएनए अटैच करना है वो दो में से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर अटैच करना है. तो ये भी ट्रू हो गया. तो फॉल्स कौन सा है फिर? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को अलाउ करना नहीं. सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ अलाउ करने के लिए होते हैं. सो दिस इज द फॉल्स थिंग एंड राइट आंसर. Next one, assertion reason 3, just I think 3 assertion. Yes, in recombinant DNA technology, human genes are often transformed into bacteria or yeast. RDT में ह्यूमन जीन को या तो बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में ट्रांसफर किया जाता है. यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज दे कैन कैरी, क्योंकि उन्हीं में कैपेसिटी होती है, उन्हीं में जाकर के वो एक्सप्रेस हो पाएंगे. रीजन, बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट टू फॉर्म ह्यूज पॉपुलेशन विच एक्सप्रेसेस. यस, तो एक्सप्रेस होने की जहाँ तक बात है, ह्यूमन जीन जो है वो बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों में जाकर के एक्सप्रेस हो सकते हैं. मतलब इंसुलिन तैयार करने वाला जीन है तो ये दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है. अब दूसरी चीज़, वैसे तो हर कहीं पर जाकर एक्सप्रेस होगा, लेकिन उसका फास्ट ग्रोथ रेट भी तो होना चाहिए. उसकी कॉपी नंबर जल्दी बढ़ना चाहिए कि जो बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में कैपेबिलिटी है. सो बोथ आर फाइन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल. सो आंसर मस्ट बी ए. नेक्स्ट वन, insertion of recombinant DNA within the coding sequence of galactosidase result in colorless colonies. अभी याद होगा आपको, हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सीक्वेंस के अंदर अगर इंसर्ट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा. वो अगर नहीं बनेगा तो जो एक्स गैल नाम का क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है उसका ब्लू कलर नहीं होगा, तो कॉलोनीज कैसे बनेंगे? वाइट माने कलरलेस बनेंगे. सो इट इज ट्रू. Reason, presence of insert result in inactivation of enzyme galactosidase known as insertional inactivation. This is also true. So both, और क्या कहूँ, I think this is fine. Assertion true, reason true, and proper explanation as well. Last one for today, a piece of DNA inserted into an alien organism generally does not replicate if not inserted into a chromosome. तो एक DNA का पीस है, हमें उसे एलियन ऑर्गेनिज्म में अगर भेजना है तो हमें उसको डायरेक्टली क्रोमोसोम में भेजना होगा, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्रोमोसोम हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड एज ओरिजिन, ORI, ओरिजिन रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड. यस, यहाँ पर भी वही होगा. दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, और इसी वजह से तो हम वेक्टर यूज करते हैं, इजंट इट? मतलब अगर हम क्रोमोसोम में इंसर्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, उसे वेक्टर में बिठा देते हैं. और वेक्टर की खासियत क्या होती है कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. सो अगेन आंसर विल बी ए. ओके, तो इस तरीके से आज के 42 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं. राइट नाउ अभी अगर कहूँ तो 33 chapters I think we have finished. Now one more from this unit that is regarding applications, biotechnology applications, and then 4 chapters from ecology. So bit by bit, day by day, we are about to complete this PYQ section. So this is my kind request to all my dear students that please first of all go through the NCERT. Okay, then and then only PYQ is made for you. बार बार कह रहा हूँ. नाउ स्टिल डेट एक्सटेंड हो गई है तो आप सब लोगों को एक अच्छा टाइम मौका मिला है. वी आर गोइंग टू प्लान फॉर इट, बट लेट मी फिनिश दिस PYQ फर्स्ट. अभी तो मेरे लिए PYQ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है डे टू डे के शेड्यूल में. यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट टाइम इज दिस व्हेन आई एम शूटिंग ऑल दिस. दिस इज क्वाइट लेट नाइट. ओके, सो what I can say, stay in touch and practice all these questions carefully.
Okay, so in next chapter we'll meet for the next PYQ session. Today's PYQ session we have covered 42 questions, right? I hope it will benefit you. Yes, if you come proper study, proper revision, it is of great help for you, right? So already it is 1 hour plus, I think. Yes, so let us wind up this session here. Thank you very much for being with me.